अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने जो है 4 स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अब तक देख लिए हैं। पहला था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दूसरा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तीसरा था लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और चौथा हमने देखा था रिसेंटली राउंड रॉबिन। तो अब जो हम इसमें स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हम अपना अगला कर रहे हैं उसका नाम है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और एक होता है प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव का फ़र्क मैंने आपको राउंड रॉबिन वाली वीडियो में भी बता दिया था। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव वो होते हैं प्रोसेसेस जो अगर एक बारी में चल रहे हैं तो वो एक बारी में ही पूरा ख़त्म होंगे, यानी पूरा बर्स्ट टाइम अपना कंप्लीट करेंगे जब जाके दूसरे प्रोसेस की बारी आएगी। लेकिन प्रीएम्प्टिव ये बोलता है कि एक वक्त पे एक प्रोसेस को चलाओ सिर्फ एक टाइम, या अगर आपको क्वांटम टाइम दिया हुआ होता है तो ठीक है, वरना बाय डिफ़ॉल्ट आप 1 लेते हैं कि जैसे एक प्रोसेस का अगर बर्स्ट टाइम 6 है तो अगर पहली दफ़ा में आप उसको चला रहे हैं तो पूरा 6 नहीं चला सकते, आपको खाली वो उसको 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड तक चलाना होगा। तो P1 का जब वो 1 मिली सेकंड चलेगा तो फिर अगले प्रोसेस की बारी आ जाएगी और बचा हुआ उसका 5 जो है वो नेक्स्ट टाइम चलेगा। तो ऐसे करते हैं हम ताकि इसमें स्टारवेशन वगैरह कम हो। स्टारवेशन का मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े तो उसको स्टारवेशन बोलते हैं। तो ऐसा स्टारवेशन को रिड्यूस करने के लिए ये प्रीएम्प्टिव किया जाता है और इसमें बॉक्सेस आपके गैंट चार्ट के बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि एक एक प्रोसेस आप जो है स्विच करते रहते हैं, बार बार सीपीयू आपका स्विच होता रहता है। तो बेसिकली पहले जो है प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का हम नॉन प्रीएम्प्टिव वाला करेंगे, फिर इसका जो प्रीएम्प्टिव वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टेबल में अभी हमने फ़िलहाल इसको भी अराइवल टाइम 0 पे लिया है, बाकी जो अराइवल टाइम चेंज वाले हैं वो हम बाद में करेंगे सवाल सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 है इसका और ये बर्स्ट टाइम आपको गिवन है, लेकिन इसमें एक कॉलम ऐड हो गया है जो कि है आपको नज़र आ रहा होगा प्रायोरिटी का, जिसमें नंबर्स में दी हुई है 2 4 5 1 3। तो ये प्रायोरिटीज़ है एक प्रोसेस की कि कौन सा प्रोसेस कब चलना है। तो प्रायोरिटी आपको बताई जाती है कि अगर वो सीक्वेंस नंबर में लिखी हुई है, आपको ज़रूरी नहीं प्रायोरिटी नंबर में दी जाए, हो सकता है वर्डिंग में भी लिख दी जाए जैसे सिल्वर गोल्ड प्रीमियम ऐसे टाइप के आपको वर्ड दे दिए जाएँ। तो आपको प्रायोरिटीज़ को स्केड्यूलिंग में आपको प्रायोरिटी कुछ भी दी जाती है, अल्फ़ाबेट दे सकते हैं या नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। तो आपको प्रायोरिटी बताई जाती है कि हाईएस्ट कौन सी है और लोवेस्ट कौन सी है, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा प्रोसेस पहले चलाना है। जैसे इस सवाल में हमें बताया गया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी 1 है और लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी 5 है। तो सबसे पहले यानी हमें 5 पहला ऐसा प्रोसेस चलाना होगा जिसकी प्रायोरिटी 1 से स्टार्ट हो रही है। तो अराइवल टाइम इसका 0 है, तो यानी हमारे सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं। इसके बाद हम इसका बनाएंगे गैंट चार्ट सबसे पहले, फिर हम टेबल फिल करेंगे और ये हमारे फार्मूलाज जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं और इन फार्मूलाज की मदद से हम ये करेंगे कैलकुलेशंस। हमारी एवरेज टर्नअराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट वगैरह हम इससे कैलकुलेट करेंगे। तो सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी आप देख सकते हैं हाईएस्ट किसकी है, वो है हमारा P4। P4 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है इधर, जिसका बर्स्ट टाइम है 3। तो सबसे पहले यानी गैंट चार्ट पे मैं यहाँ पर लिख दूंगा P3 हमारा P4 है, बल्कि वो P4 चलेगा। P4 जब 0 से चलेगा तो वो 0 पे अराइव हुआ है, तो 0 से जब वो चलेगा तो वो चलेगा आपका 3 तक, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 3 है तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी, अब जाहिर सी बात है हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है और लोएस्ट प्रायोरिटी 5 है, तो यानी हमारी प्रायोरिटी नंबर वाइज ऐसे इंक्रीज़ हो रही है 1 2 3 4 5। तो अब हमारी नेक्स्ट जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो 2 होगी। तो अब हम ऐसा प्रोसेस देखते हैं जिसकी प्रायोरिटी 2 है। हो सकता है आपको कभी कभार लोवेस्ट प्रायोरिटी ना बताई जाए, आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट में से कभी कभार कोई एक बता दी जाती है, बाकी आप खुद भी बता सकते हैं कि अगर आपको जैसे बता दिया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है तो कॉमन सेंस की बात है कि लोवेस्ट 5 होगी, क्योंकि इस सीक्वेंस में नंबर वाइज जब हम चलेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आइए अब हमारी जो अगली प्रायोरिटी वो 2 है, तो 2 किसकी है, प्रोसेस 1 की, जिसका बर्स्ट टाइम है 6। तो यानी हमारा जो अगला प्रोसेस चलेगा वो चलेगा प्रोसेस 1 और बस टाइम उसका 6 है, तो 3 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो वो 3 पे चलेगा और 9 पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला जो प्रोसेस चलेगा वो P5, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी 3 है
जो कि सबसे हाईएस्ट है उसके बाद, तो उसका बर्स्ट टाइम 4 है। जब 9 से वो चलेगा तो वो 9, 10, 11, 12, 13 तक चलेगा। उसके बाद आपका जो अगला प्रोसेस चलेगा वो चलेगा आपका P2, जिसका प्रायोरिटी 4 है। तो P2 हमारा चल जाएगा और P2 का बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है जो कि है 12। तो 13 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 तक ये जो है जाकर प्रोसेस 2 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हमारा फर्दर जगह नहीं थी, इसी वजह से मैंने गैंट चार्ट को 2 हिस्सों में बनाया हुआ है। एक बॉक्स मैंने इसको नीचे बनाया हुआ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम वगैरह में या रजिस्टर वगैरह में अपने बनाएं तो आप इसको एक ही लाइन में बनाइएगा, एक ही रो में। और बॉक्सेज इतने लंबे रेक्टेंगल टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्वायर छोटे छोटे भी बना सकते हैं। तो इसके बाद जो है आपका आखिरी प्रोसेस जो बचा है P3 वो चल जाएगा, और P3 जो है आपका 25 से चलेगा और उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 1 है, तो वो 26 पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा गैंट चार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पर टेबल फिल करते हैं। तो टेबल फिल करने में सबसे पहले हमें निकालना होता है कंप्लीशन टाइम, जो कि हम गैंट चार्ट से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे वो 9 को कंप्लीट हो गया था, तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा। प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस 2 जो है हमारा ये रहा, ये 25 पे कंप्लीट हुआ था, मैं इसको 25 लिख दूंगा। प्रोसेस 3 का बस जो कंप्लीशन टाइम है वो है 26, सबसे आखिरी में ये कंप्लीट हुआ है, तो ये 26। हालांकि ये देखें उसका बर्स्ट टाइम जो है सिर्फ 1 था, लेकिन वो कंप्लीट 26 पे जाके हुआ है। बेचारे को कितना इंतज़ार करना पड़ा अपनी बारी का, प्रायोरिटी की वजह से। तो P4 की है हमारे पास 3 कंप्लीशन टाइम, और P5 की हमारे पास है 13। तो इसी के साथ अब हमने निकालना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें देखना होगा फॉर्मूला। टर्न अराउंड टाइम का आपका फॉर्मूला ये पहला वाला देख सकते हैं। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो कंप्लीशन टाइम में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा अराइवल टाइम को, तो अराइवल टाइम तो वैसे ही 0 है, तो सबका जो हम सब्ट्रैक्शन होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा कंप्लीशन टाइम के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे अराइवल अभी फ़िलहाल सबका 0 है। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला आपका होता है, सेकंड वाला फॉर्मूला आपके पास गिवन है, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो इसी तरह करते हैं हम। टर्न अराउंड टाइम में से यानी 9 में से बर्स्ट टाइम 6 को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास वेटिंग टाइम आ गया 3। तो मतलब इसका ये मतलब है कि प्रोसेस 1 को चलने से पहले 3 तक इंतज़ार करना पड़ा था, 3 सेकंड या 3 मिली सेकेंड उसको इंतज़ार करना पड़ा था अपनी बारी से पहले। अगर हम गैंट चार्ट में देखें तो आप उससे भी देख के बता सकते हैं। ये देखें प्रोसेस 1 हमारा इधर चला है सेकंड नंबर पे, हालांकि वो अराइव हो गया था 0 पे। तो 0 से 3 तक चूँकि हमारा P4 की प्रायोरिटी ज़्यादा थी तो वो पहले चला था, तो इसलिए 0 से 3 तक जो है P1 ने इंतज़ार किया था, इसलिए वेटिंग टाइम उसका 3 आया है। तो अगर आप इसको लॉजिकल ऐसे देखें तो आप ऐसे भी आप इसको बता सकते हैं। तो अगले हम बर्स्ट टाइम जो है सिंपल इसको जब ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास सिंपल सारे जो है वेटिंग टाइम आ जाएंगे। 25 में से हमने बर्स्ट टाइम 12 को माइनस किया तो 13 आ गया, 26 में से 1 को माइनस किया तो 25 आ गया, इसी के जैसे 3 में से 3 को माइनस किया तो 0 आ गया, सारे वेटिंग टाइम आ गए। अब हमें निकालना है इसका रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट CPU टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी आपने प्रोसेस को जो सबसे पहले आपने CPU एलोकेट हुआ था उसमें से अराइवल टाइम को माइनस कर देना है। अराइवल टाइम सबका 0 है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम आपका एज इट इज़ वही आ जाएगा जो आपका वेटिंग टाइम है। तो हम देख लेते हैं प्रोसेस 1 का जो एलोकेशन टाइम था वो 3 था, तो 3 माइनस 0 3। और प्रोसेस 2 का जो है आपके पास 13 था, उसका 25 था, और इसका 0 था, इसका 9 था। तो ये एज इट इज़ हमारा वेटिंग टाइम के जैसे आ गया। अच्छा, ये मैं आपको रिस्पॉन्स टाइम और एवरेज वगैरह जो निकलवाता हूँ, ये रिस्पॉन्स टाइम वगैरह इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती सवाल में। अगर आपको नहीं बोला गया तो आप इसको बिला वजह नहीं निकालिएगा। आपको जो मेन चीज़ें निकालनी होती है वो होती हैं अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, प्रोसेस आईडी, ये आपको गिवन होता है। कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ये आपको निकालना होता है लाजमी, और उसी के साथ आपको एवरेज भी निकालना होता है, इसका एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ये जो एक्स्ट्रा मैं आपको करवा रहा हूँ रिस्पॉन्स टाइम और आपका ये एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी वगैरह, थ्रूपुट, ये कभी कभार सवाल में पूछ लेते हैं, इसलिए एक पूरा पैकेज मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको
नॉलेज में रहे कि किस तरह निकलता है। तो इसी के साथ हमारा ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे कैलकुलेशंस की तरफ। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, जो कि सारे टर्न अराउंड टाइम का एवरेज होगा। सबको प्लस करके डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। तो सारे टर्न अराउंड टाइम में देख लेता हूँ क्या थे, 9, 25, 26, 3, 13। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। 9, 25, 26, 3 और 13 और डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है जो कि 5 है हमारे पास। तो ये आ गया हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम 15.2। तो इसी के साथ अब हम देख लेते हैं वेटिंग टाइम 3, 13, 25, 0, 9। तो इस पे भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। 3, 13, 9, 0, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आ गया एवरेज वेटिंग टाइम 10। यानी हर प्रोसेस को एक एवरेज में 10 मिलीसेकंड इंतज़ार करना पड़ा था अपनी बारी से पहले। उसके बाद आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी आपका वेटिंग के जैसा ही निकलेगा। तो सिंपल मैं इसको 10 ही लिख देता हूँ, बिकॉज दोनों के जो कॉलम थे वो एज इट इज़ सेम थे। इसके बाद आपको निकालना है इसका थ्रूपुट निकालने का फॉर्मूला आपको ये ऊपर गिवन है। टोटल बर्स्ट टाइम में से डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस को। तो टोटल बर्स्ट टाइम, आप ये बर्स्ट टाइम को ऐड करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो आप जो सबसे मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम होता है वो आपका सब बर्स्ट टाइम का एडिशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 + 4 + 3 + 1 + 6, ये हो गया आपका 26। तो ये आपका मैक्स कंप्लीशन भी 26 था। तो 26 को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। तो ये आपके पास थ्रूपुट आ गया इस सवाल का 5.2 मिलीसेकंड। ज़्यादातर आपको सवाल मिली सेकंड में दिया जाता है। जो भी आपको यूनिट दिया हुआ है वो आप यूनिट इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब भी मैं अपने सवालों में यूनिट इस्तेमाल नहीं करता कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सीपीयू यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास मैक्स कंप्लीशन टाइम, यानी जो कि हमारा 26 था, उसमें से माइनस कर देना है ओवरहेड को। ओवरहेड मैंने आपको पिछले सवालों में भी बताया है। ओवरहेड वो होता है कि जिस टाइम पे आपके सीपीयू ने कोई काम नहीं किया होता, यानी वो आइडल स्टेट पे होता है, तो उसको हम कहते हैं ओवरहेड, जो कि अभी तक हमारे किसी भी सवाल में नहीं आया है। उम्मीद करते हैं आगे नज़र आएगा। तो ये आपके पास देख सकते हैं आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन, जिसको आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, वो 100% आई है। ये परसेंटेज में निकली हुई है, यानी आपके सीपीयू ने 100% काम किया है। कोई आइडल स्टेट बीच में नहीं आया था, कोई फारिग उसने टाइम वेस्ट नहीं किया है, जो कि आप ऊपर गैंट चार्ट से देख सकते हैं। बीच में कोई आइडल स्टेट नहीं था। 0 अराइव से शुरू हुआ और 26 तक पूरा आपका सीपीयू काम करा है। इसी के साथ अगर वो 100% आया है तो इनएफिशिएंसी ज़ाहिर सी बात है 0 आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है ओवरहेड में को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से और डिवाइड कर देना है मैक्स कंप्लीशन टाइम से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ताकि परसेंटेज में आंसर आ जाए। मैंने एक ब्रैकेट कम लगाया है इस पे। तो आप देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास 0%। और टाइम वेस्टेड निकालने का टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस को मल्टीप्लाई कर दें ओवरहेड, जो कि 0 है। तो ये आपके पास 0 टाइम वेस्ट आ गया, यानी आपके सीपीयू ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। ये आपके नंबर में आता है और इनएफिशिएंसी आपके परसेंटेज में आता है, बस ये फ़र्क है। तो इसी के साथ हमारा ये सवाल प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का नॉन प्रीएम्प्टिव का सवाल ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रीएम्प्शन वर्जन जो होता है, प्रीएम्प्टिव वर्जन जो होता है, वो कैसे करते हैं सॉल्व। उसका कोई एक रूल भी होता है कि बीच में अगर बड़ा प्रोसेस चलाते हुए अगर बीच में आपका कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो आपको उसको रोक कर दूसरा चलाना पड़ता है। तो वो हम सब उसमें देखेंगे। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ सवाल का। ये हमारा स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का क्वेश्चन था, ये हमारा टेबल फिल, ये हमारा गैंट चार्ट था, ये फार्मूलाज और ये इसके साथ कैलकुलेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।